सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। पूछ रहे हैं ये किस राज्य में है, तो इसका तो उत्तर होगा तमिलनाडु में। एक्चुअली में अभी 31 जनवरी 2024 को भारत के 5 आर्द्र भूमियों को यानी कि वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जिनमें से 3 कर्नाटक में है और 2 तमिलनाडु में है। मैं आपको सारे बताता हूँ कौन कौन से हैं। एक है अक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, एक है अघनाशिनी एस्चुअरी, एक है मगदी केरे संरक्षण रिजर्व। वहीं तमिलनाडु के 2 कौन से हैं, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व। तो इस तरह से अगर टोटल हम बात करेंगे भारत में अब कितने वेटलैंड्स को रामसर साइट में दर्जा मिल चुका है, तो टोटल 80 हो चुके हैं। अभी तक 75 थे, 5 और जुड़ गए तो अब 80 हो गए हैं। और सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। संख्या में बात करोगे तो 16 है और फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है यहाँ पे 10 है। अच्छा, ये रामसर स्थल कहां पर है, आपको बताए ईरान में है, जहां पर रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। इसीलिए तो हम हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज 2 फरवरी है, आज हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में भी मना रहे हैं। अच्छा, ये तो आर्द्र भूमि की बात कर ली, वेटलैंड। आप में से हो सकता है कई स्टूडेंट ये पूछे कि आर्द्र भूमि होता क्या है, वेटलैंड है क्या। देखो, वेटलैंड को ही आप समझो, वेट मतलब गीला या नमी और लैंड मतलब भूमि। तो ऐसी भूमि जिसमें नमी हो, यानी कि एक दलदली भूमि क्षेत्र की बात हो रही है, जहां पे पानी का ठहराव हो और वहां पे वनस्पति वगैरह भी उगती है, तो उसे आप कहोगे आर्द्र भूमि स्थल। अच्छा, अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ सकता है कि भारत में अभी टोटल वेटलैंड्स हो गए हैं जिनको रामसर साइट में शामिल किया जा चुका है। तो पहला वाला कौन सा था, यानी कि पहली रामसर साइट कौन सी थी भारत में, तो वो चिल्का लेक है, जो कि आपको मिलेगी उड़ीसा में, जो कि आप कहते हो कि भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का लेक। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बात यहाँ पे तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, इसकी कैपिटल चेन्नई होती है। चेन्नई में आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिल जाएगा। भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना यहीं पे खुला था चेन्नई में। और याद रखना, भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट ये भी स्थापित किया गया चेन्नई में। और भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये किस शहर में लॉन्च की गई थी, चेन्नई में। और पिछले साल जो तारकश एक्सरसाइज हुआ था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल पुलिस फोर्स के बीच में, वो भी चेन्नई में हुआ था। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन और इनके आत्मकथा का नाम है उंगलिल ओरुवन। गवर्नर कौन है, आरएन रवि है। यहाँ पे आपको सत्यमंगलम टाइगर रहेगा, यहाँ का क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है। 2 यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे आपको, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यहाँ की शास्त्रीय भाषा क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज तमिल है। और आप कह सकते हो शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली ये पहली भाषा है, पहली भारतीय भाषा है। और यहाँ का एक बड़ा फेमस फेस्टिवल है पोंगल, और उसी में जल्लीकट्टू का आयोजन भी होता है। जल्लीकट्टू में पता ही आपको, एक बैल होता है, एक सांड होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। आदि पेरक्कू त्योहार अभी यहाँ पे मनाया गया था, उससे पहले थाई पुसम त्योहार यहाँ पे मनाया गया था। और अभी लेटेस्ट आपको याद होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 6वां संस्करण हुआ था, ये तमिलनाडु में हुआ था, जिसका मैस्कॉट क्या था, वीर मंगाई था। अच्छा, इसी की बात चल रही है तो एक करेक्शन भी मैं आपको करवा दूं। कल हमने इसकी मेडल टैली देखी थी कि कौन सा राज्य कौन से स्थान पे रहा था। तो पहले स्थान पे तो महाराष्ट्र है, वो तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पे हरियाणा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जहां से मैंने ये न्यूज ली थी वहां पे उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया था। वैसे मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया था और यहाँ पे कमेंट में भी टाइप कर दिया था, कमेंट को लिंक कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक बार मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कम्युनिटी पोस्ट पे पढ़ नहीं पाते हैं या कमेंट बॉक्स चेक नहीं कर पाते। तो ये मेरी ड्यूटी बनती है, अगर किसी भी कारण से मिस्टेक हुई है तो मैं आपको अपडेट करा के सही करवा दूं। तो फिर से सुनो, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। मेडल्स की बात करेंगे तो गोल्ड 57 है, सिल्वर 48 है और ब्रोंज 53 है। टोटल 158 मेडल आए। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु रहा, मेडल आप देख सकते हो, और तीसरे स्थान पे हरियाणा रहा। तो अगर आप इसके नोट्स बनाते हो, कहीं पे नोट कर लिया तो ये करेक्शन कर लेना। अभी अगला प्रश्न देख। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आंसर होगा जय शाह। वैसे आप जानते होंगे अभी तक यही इसके अध्यक्ष थे और एक बार फिर से ये इसके अध्यक्ष बन गए हैं, यानी कि लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं जय शाह। ये हमारे जो गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्रालय जो संभालते हैं, अमित शाह उनके बेटे हैं, शक्ल भी मिल रही है, देख लो। और जय शाह से आपको याद आएगा, अभी इनको एक अवार्ड भी मिला था। वैसे ये बीसीसीआई के सचिव भी हैं और अभी बीसीसीआई ने ही इनको स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 भी दिया था। वैसे बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी है। अच्छा, अब ऑप्शन पे ध्यान दो जरा, कितने मस्त ऑप्शन लिखे हैं मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए।
अब आपको पढ़ने मजा आएगा। पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं। इसकी स्थापना होती है 1993 में। हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है। सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये सारे भाई हैं, लेकिन भाई नहीं है। जैसे कि पहला नाम देखो, अनीश शाह, ये अभी फिक्की के नए अध्यक्ष बने। समीर शाह, ये बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने। और मिनेश शाह, ये इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुने गए थे। वैसे ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सारे अपॉइंटमेंट अभी 2-4 महीने के अंदर अंदर ही हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स में, तो ये याद होने चाहिए आपको। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर करना है कल्याण चौबे। और पूछें कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, दिलीप तिर्की हैं। और अभी मेंस हॉकी जो हमारी फुटबॉल टीम है उसके कोच कौन है, ये प्रश्न एग्जाम में आया था। कई बार मैंने आपको करवाया है, हमारी रिवीजन वाली क्लास में भी मैंने आपको कई बार बताया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपका होमवर्क प्रश्न हो गया। चलो, और किस देश से बिलोंग करते हैं ये भी बताना। बाकी आप जानते ही हो, आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, वो न्यूजीलैंड से हैं। और फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फिनिटो हैं। तो अच्छा प्रश्न है ये, मतलब जो एक्स्ट्रा जानकारी दी है वो अच्छी है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो आंसर होगा चंपई सोरेन। अभी तक झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, हेमंत सोरेन हमने पढ़ा है, लेकिन अभी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों कर लिया गिरफ्तार भैया, तो जमीन घोटाले के मामले में उन पे रांची में सेना की जमीन को फर्जी तरीके से खरीदने बेचने का आरोप लगाए उन पे, और इसीलिए ये सब हुआ। अच्छा, ये जो मैंने बोला अभी एक टर्म आपको, प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अभी ये टर्म न्यूज में था। 2-4 महीने पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। इसके अभी नए निदेशक, नए डायरेक्टर बने थे। आप में से कोई स्टूडेंट बता सकते हैं उनका नाम क्या है, तो आंसर होगा राहुल नवीन। तो इस तरह से अगर न्यूज में कोई ऐसा टर्म आ जाता है, ऐसी न्यूज आ जाती है जिससे हम पुरानी चीजों को लिंक कर सकते हैं, तो करा करो। मैं पढ़ाता हूं तब तो मैं तो करता ही हूं, आप पढ़ते हो तो आप भी इस टेक्निक को यूज किया करो, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो अब हेमंत सोरेन जी के इस्तीफे के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही एक प्रमुख व्यक्ति हैं चंपई सोरेन, वो अब यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये जो चंपई सोरेन है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं। देखो, झारखंड में भी महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन यानी कि 2-3 पार्टियां मिलकर के बहुमत में आई हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक कांग्रेस और आरजेडी। और ये जो चंपई सोरेन है, ये सरायकेला सीट से विधायक हैं। उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अब झारखंड टाइगर इनको क्यों कहते हैं, या आप में से अगर कोई झारखंड के स्टूडेंट हैं तो बताएंगे हमें कि इन भाई साहब को झारखंड टाइगर के नाम से क्यों जानते हैं। खैर, हम झारखंड की बात करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप में झारखंड। लेकिन उससे पहले बात करें, अभी और कोई मुख्यमंत्री न्यूज में रहे थे क्या जो नए बने हो। एक तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट हमने भाई साहब के बारे में पढ़ा था, नीतीश कुमार जी आए, बिहार के 9वें नंबर के फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली इन्होंने, आए। और उससे पहले 4 राज्यों में चुनाव हुए थे दिसंबर के वक्त, तो 4 नए राज्यों, तो वहां पे भी 4 नए मुख्यमंत्री बने, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन से 4 राज्य, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तेलंगाना में कांग्रेस की पार्टी आई है, रेवंत रेड्डी बने। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आई है। तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव बने, भजन लाल शर्मा राजस्थान में और विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ में बने। मिजोरम में वहीं की एक पार्टी है, लोकल पार्टी, और मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहोमा। अब बात झारखंड की है, तो ये रहा मैप में झारखंड। तो झारखंड की कैपिटल रांची है। झारखंड किससे अलग होकर के बना था, बिहार से अलग होकर के। और यहाँ के मुख्यमंत्री तो हो गए चंपई सोरेन, और गवर्नर कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 हैं और लोकसभा में 14 हैं। आपको याद होगा, अभी झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की जो आयु है उसे 60 वर्ष से घटा करके 50 वर्ष कर दिया था। यहाँ पे अबुआ दिशोम योजना शुरू हुई थी, उसी तरह से अबुआ आवास योजना भी यहीं की है। सरहुल फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। एक बोकारो लौह इस्पात संयंत्र आपको यहाँ पे मिलेगा झारखंड में, जिसे यूएसएसआर की सहायता से बनाया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और झारखंड में ही प्रोजेक्ट रेल शुरू हुआ था क्वालिटी एजुकेशन के लिए। उसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर बनकर तैयार हुआ रांची में ही। झरनी योजना पोर्टल यहाँ पे शुरू हुआ था। और झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को यहाँ पे जीआई टैग मिला था। एक बेतला नेशनल पार्क यहाँ पे मिलेगा। पलामू टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिलेगा। और आपको याद होगा, मोदी जी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। और जो आयुष्मान भारत योजना है वो कहाँ से शुरू हुई थी, वो झारखंड के रांची से ही शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018 को, जिसमें
स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है हर फैमिली को 5 लाख रुपए। और झारखंड का जामताड़ा जिला ये देश का पहला जिला बना था जिसके हर गांव में पुस्तकालय है। और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया ये झारखंड के धनबाद को कहते हैं, जबकि सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रांची में। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों को नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा 4 को। अच्छा, आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा भी था, हमारे 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? अरविंद पनगड़िया साहब, जो कि पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। और सेक्रेटरी यानी कि सचिव कौन बनाए गए थे? ऋतिक रंजन पांडे बनाए गए थे। ये 2 अपॉइंटमेंट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों को नियुक्त कर दिया है जिनका कार्यकाल 5 साल का होगा। वो 4 सदस्यों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। अजय नारायण झा है, एनी जॉर्ज मैथ्यू है, एक महिला भी है सौम्य कांति घोष, और एक है निरंजन राजाध्यक्ष। अच्छा, वित्त आयोग क्या काम करता है? ये रिकमेंडेशन देता है कि राज्यों और केंद्रों के बीच में टैक्स का जो बंटवारा होगा वो कैसे होगा, कितना होगा और कैसे होगा। तो वित्त आयोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन आर्टिकल 280 में है। और ये तो हम बात कर रहे हैं 16वें वित्त आयोग की। अगर आप पूछोगे पहला वित्त आयोग ये कब स्थापित किया गया था? 1951 में। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे कौन? केसी नियोगी। अभी जो 15वां चल रहा है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, एनके सिंह की ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम आपको बताना है। और अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछता हूं ये वही प्रश्न पूछता हूं जो ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। नया प्रश्न मैं आपसे नहीं पूछता हूं। तो इससे ये चेक हो जाता है कि मैं इतनी बार आपको चीजें रिवाइज करा चुका हूं, तो आप में से किस किस को वो चीजें याद है। और पुराने करंट अफेयर्स, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उनका हम क्विक रिविजन करवाने के लिए मैं एक सीरीज भी चला रहा हूं जिसमें हम 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। दिसंबर महीना खत्म कर लिया, नवंबर खत्म कर लिया, अभी अक्टूबर चल रहा है, उल्टे से चल रहे हैं। दिसंबर और नवंबर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखें। ज्यादा लंबा नहीं होता है, 10-11 मिनट का वो डेली का। तो आपने 24 घंटे के शेड्यूल में से 10 मिनट अलग से निकालें, करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन हो जाएगा, फिर अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दीजिए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सिकंदर ने किस देश के 17वें राजा के रूप में शपथ ली है? तो आंसर होगा मलेशिया। और ये प्रश्न हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन अभी इन्होंने मतलब राजा जी ने शपथ ले ली है। तो एक बार फिर ये प्रश्न आपको बता रहा हूं। तो नाम है सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, इश्क समंदर दिल के अंदर। एक गाना याद आ गया। तो ये मलेशिया के, याद रखना कौन से नंबर के? 17वें नंबर के राजा बने। इनका कार्यकाल 5 साल का होगा। अब आप सोचोगे राजा बने फिर भी कार्यकाल 5 साल का होगा। भाई जब तक मरता है इंसान तब तक राजा रहता है ना, जैसे ब्रिटेन में होता है, या फिर अपना पद स्वयं से त्याग दे। लेकिन एक्चुअली में ये 5-5 साल का कार्यकाल इनका रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 शाही परिवार होते हैं और बारी बारी से सबका नंबर आना होता है, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो सिंपल सा याद रखना है, ज्यादा इनके पारिवारिक मैटर में नहीं पढ़ना है कि यहाँ पे नए राजा बने 17वें नंबर के कौन? सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, इश्क समंदर दिल के अंदर। अच्छा, कुछ और राजा अभी न्यूज में रहे थे, जैसे कि भूटान के राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। जापान के नारूहितो हैं। सऊदी अरब के कौन है प्रिंस शासक? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊदी है। और कुवैत के शासक तो अभी नए बने थे क्योंकि पुराने वाले का निधन हो गया, इनका नाम है शेख मैशाल अल अहमद। बात यहाँ पे मलेशिया की है, तो ये रहा मैप में मलेशिया। कैपिटल कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर से कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है क्या आपके? कुछ याद आ रहा हो? हमने पढ़ा था यहाँ पे एक हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, किसका? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। यहाँ की करेंसी है मलेशियाई रिंगित। और मलेशिया के साथ हम एक एक्सरसाइज भी करते हैं, हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज। एक उदार शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी हम मलेशिया के साथ ही करते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया है? तो आंसर होगा 5 को। तो अभी जिन देशों ने अपने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को समाप्त किया है उनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सम्मानित किया है। वे टोटल 5 देश हैं। कौन कौन? डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। अच्छा, ट्रांस फैट की बात करें तो ये औद्योगिक रूप से यानी कि इंडस्ट्री में बनाया जाता है या प्राकृतिक रूप से भी ये पाया जाता है। ये एक हानिकारक कंपाउंड है जो खाद्य पदार्थों में, तेल वगैरह में होता है। मतलब जो ट्रांस फैट है वो हमारे लिए नुकसान करता है। क्या यूं कहूं कि कैसे? तो ये हमारे हार्ट अटैक का या हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज के जोखिमों को बढ़ाता है।
और डब्ल्यूएचओ ने ये टारगेट भी रखा था 2018 में कि 2023 के अंत तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से ट्रांस फैट को खत्म करना है, और इसके लिए उन्होंने रिप्लेस नाम से एक पहल भी शुरू की थी। तो अभी इन 5 देशों के नाम आपको याद रखने हैं। अच्छा, 5 देश अभी मैंने आपको और याद करवाए थे। ब्रिक्स में 5 देश अभी जो नए शामिल हुए हैं उनको याद कराया हमने। कौन कौन से हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, देखो सऊदी अरब यहाँ पर भी है, और वहां पे और एक मिस्र था, ईरान और इथोपिया हो गया। और कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? तो अर्जेंटीना नहीं हुआ, वो भी याद रखना। अच्छा, ये डेनमार्क तो अभी न्यूज में भी था, अभी एक इंडेक्स में ये टॉप पे रहा है। करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स आया था उसमें ये टॉप पे रहा है, और भारत उसमें 93 नंबर पे, याद रखना। बाकी देखो डब्ल्यूएचओ की भी बात है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा रोमेश भट्टाचार्य जी ने। बुक का नाम है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, और लेखक कौन है? रोमेश भट्टाचार्य जी। इस बुक में इन्होंने कश्मीर की सुंदरता का वर्णन किया है, कश्मीर के ऊपर है ये बुक। कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो भी न्यूज में रही हैं, और ये सारी बुक्स अभी 2024 में ही आई हैं, तो ध्यान से सुनना। बुक का नाम है संस्कृति के आयाम, इसको लिखा है मनोरम मिश्रा ने, और लॉन्च किया था हमारे जो सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं वीके सिंह ने। मनोज मुकुंद नरवणे हमारे पूर्व आर्मी चीफ हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जया जेटली ने बुक लिखी है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया। और चारू निवेदिता, इन्होंने लिखी है कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब नाम से बुक, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था नंदिनी कृष्णन ने। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये इंपॉर्टेंट बुक होगी। और इन्होंने एक बुक लिखी है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, और इसको लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। अरूप कुमार दत्त, इन्होंने आसाम ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन नाम से बुक लिखी थी, इसको हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया था। और एक समंदर मेरे अंदर, इस बुक को लिखा था संजीव जोशी ने। ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के डेप्यूटी सीईओ हैं। तो अभी तक आप देखोगे 2024 में जनवरी में ये 7 बुक्स हमारे पास आ चुकी हैं। मैंने आपको सारी रिवाइज करा दी यहाँ पे। आगे भी जब बुक्स के प्रश्न आएंगे मैं बार बार रिपीट करवाता रहूंगा, तो आपको ये याद होते रहेंगे। बस कॉन्टिन्यूटी आप बना करके रखना, छुट्टी नहीं करना है। कभी छुट्टी हो भी जाती है, घर में होते हैं बहुत सारे काम, आप भी बिजी रहेंगे, तो फिर किसी और दिन आपको इसे कवर करना पड़ेगा जो छूट गया। हो सकता है एक दिन में फिर 2 वीडियो या 3 वीडियो आपको देखने पड़े, लेकिन आपका छूटना नहीं चाहिए कोई भी कंटेंट। अगर आपके लिए पूरा दिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस 20-25 मिनट का कंटेंट देने में पूरा दिन लग जाता है मुझे, तो आप अपना कीमती 20-25 मिनट तो निकाल ही सकते हो, जब मैं आपके लिए पूरा दिन निकाल लेता हूँ तो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो को जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना, या अगर किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं तो प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना। बाकी अगर वीडियो को कोई नए स्टूडेंट देख रहे हैं तो बता दूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका क्विज मैं तैयार करता हूं, मिलेगी आपको क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगी। अब ये क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन कहां से मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के डाउनलोड कर लेना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम जिसका नाम है सर्वत्र, इसको किसने लॉन्च किया? डीआरडीओ ने। तो सर्वत्र क्या है? ये एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है, और इसको लॉन्च किया, इसको डिजाइन किया डीआरडीओ ने। और ये काम क्या आएगा? जैसे कि मान लो हमारी सेना जा रही है, उनके रास्ते में कोई नदी आ गया या कोई गड्ढा वगैरह आ गया, उनको उस पार जाना है, तो वहां पे ये टेम्परेरी पुल बना देंगे और उसके ऊपर से निकल जाएंगे, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हो। और आपने अपने घर वगैरह में देखा होगा, जो ट्रक वगैरह होते हैं, डंपर वगैरह होते हैं, जो मिट्टी वगैरह लेकर के आते हैं, तो जब मिट्टी खाली होती है तो पीछे की ट्रॉली ऊपर हो जाती है ना, तो उसी तरह से ये भी ऊपर हो जाएगा। मतलब ये ब्रिज है, ट्रक के ऊपर होता है, फिर ये उसे लिफ्ट करके नीचे ऐसे लेटा देते हैं, तो इस तरह से टेम्परेरी ब्रिज बन जाता है। और इनका निर्माण कौन कर रहा है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो बेंगलुरु में है वो इसका निर्माण कर रहा है। देखो, इसको लॉन्च तो डीआरडीओ ने किया है, समझना, इसका डिजाइन तो तैयार डीआरडीओ ने किया है, क्योंकि डीआरडीओ का काम प्रोडक्शन करना नहीं है, उसका काम क्या है डीआरडीओ का, पहले ये समझो। हमारी सेना के लिए आपको नई नई चीजों का आविष्कार करना है। हमने कहा ना उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप रिसर्च करो, हाँ कि ये नई चीज बन गई है, उसका डिजाइन दे दो, एक आध प्रोडक्शन करके दे दो, बाकी प्रोडक्शन और लोग कर लेंगे। जैसे 10 यूनिट बनानी है, 15 यूनिट बनानी है, तो डीआरडीओ नहीं बनाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि उसको लॉन्च किया या डिजाइन तैयार किया डीआरडीओ ने। और अब प्रोडक्शन करेगा कौन, या प्रोडक्शन कर रहा है कौन? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु। और अभी डीआरडीओ के कार्य की जांच के लिए जो एक पैनल बना था, कौन? विजय राघवन पैनल, उन्होंने यही बात की थी कि आपका काम प्रोडक्शन का नहीं है,
आप नई नई रिसर्च करो, क्योंकि ये काम और नहीं कर सकते। देखो पहले डीआरडीओ की बात करते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। और डीआरडीओ का मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत सबसे पहले किसे ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है, तो आंसर होगा फिलीपींस को। और उसके बाद हमने सौदा किया इंडोनेशिया के साथ में, फिर हम इंडोनेशिया को बेचेंगे। तो पहला देश फिलीपींस, दूसरा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हाल ही में इंसानों में पहली बार ब्रेन चिप किसके द्वारा प्रत्यारोपण इम्प्लांट की गई है? तो आंसर होगा न्यूरालिंक। तो न्यूरालिंक ये भी एलन मस्क की ही कंपनी है। वैसे तो आप जानते हो स्पेस एक्स के मालिक भी वही हैं, टेस्ला के भी वही हैं और ट्विटर के मालिक भी वही हैं। और ये भी इनकी कंपनी है न्यूरालिंक, जिसने अभी इंसान के दिमाग में सर्जरी के जरिए चिप इम्प्लांट की है। और वैसे तो अभी ये ट्रायल फेज में सक्सेसफुल नहीं हुई है, मतलब आप कह सकते हो पायलट मोड पर ये काम कर रही है। तो ये डिवाइस एक छोटे सिक्के के आकार का है जो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच सीधे कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी। मतलब कंप्यूटर के माध्यम से इसे आप सिग्नल भेजोगे चिप को, फिर वो चिप आपके ब्रेन को कंट्रोल करेगी। और कंपनी ने इस चिप का नाम टेलीपैथी रखा है। और कंपनी के द्वारा इसके माध्यम से बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने की बात भी कही जा रही है। कंपनी ने कहा कि पार्किंसंस डिजीज, ये एक न्यूरोलॉजी यानी कि तंत्रिका संबंधित बीमारी है, ये इसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग देख नहीं सकते, दृष्टिहीन लोग हैं, वो भी शायद देख पाएंगे। जो पैरालिसिस होते हैं यानी कि जिन्हें लकवा मार जाता है, वो भी चल फिर सकेंगे। ये सब इनके द्वारा दावे किए जा रहे हैं। अभी तो ट्रायल चल रहा है। देखो आगे जो भी अपडेट आती है मैं आपको बताता रहूंगा। जुड़े रहिएगा करंट अफेयर्स के साथ क्रिक एग्जाम चैनल पे। बाकी इस कंपनी की बात करें तो एलन मस्क ने इसको 2016 में शुरू किया था। न्यूरालिंक इसका नाम है। और मस्तिष्क की बात है तो एक साइंस का बेहतरीन प्रश्न है, जो बड़ा कॉमन सा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आता रहता है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आंसर होगा सेरिब्रम। और ये जो सेरिब्रम है ये मेमोरी के लिए ही जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 फरवरी को। तो हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल अस्तित्व में आया था। इसका आदर्श वाक्य होता है वयम रक्षाम, वी प्रोटेक्ट, जिसका काम होता है भारतीय समुद्री तट की रक्षा करना। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश पाल है। तो ये फरवरी महीना हमारा शुरू हो गया और इसके डेज स्टार्ट हो चुके। आपको पता है महीने में जब भी कोई डे वाला प्रश्न आता है, पूरे महीने का स्टार्टिंग से मैं आपको रिवाइज करवाता हुआ चलता हूँ। तो महीने के एंड तक इतनी बार रिवीजन करवा देता हूँ कि सारे डेज आपको याद हो जाए। तो आप कोशिश करा करो जब भी डेज का क्वेश्चन आए और जब भी मैं आपको रिवीजन कराऊं तो साथ साथ बोला करो, ताकि आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि हर एग्जाम में डेज से कम एक आध प्रश्न आता ही है। तो जब आपको पता है कि इस टॉपिक से प्रश्न आता ही है तो उसको छोड़ना नहीं है। और ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। आप में से कोई अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कैसा लगा आपको सेशन? और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अब सेशन एंड हो चुका है और बजट तो आ ही चुका है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेशन तैयार कर दूं, जैसे भी वो टाइम निकाल करके। आज की इस वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 6000 लाइक का। तो प्लीज आपका लाइक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक करके शेयर जरूर कर देना। अभी चलो मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉपर कौन रहा? महाराष्ट्र। सेकंड पे तमिलनाडु और तीसरे पे हरियाणा। फिर पूछा हिम तेंदुआ रिपोर्ट आई पहली बार, भारत में टोटल कितने हिम तेंदुए हैं? 718 है। सबसे ज्यादा लद्दाख में है, सबसे कम जम्मू कश्मीर में। फिर एक बुक आई है एक समंदर मेरे अंदर, इसको लिखा संजीव जोशी ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का मैस्कॉट क्या है? शीन ए शी, जो कि एक स्नो लेपर्ड है, हिम तेंदुआ है। और अभी अफ्रीकी देश कोमोरोस का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? अजाली असुमानी। किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य क्रय योजना शुरू की? तो उड़ीसा ने। राष्ट्रपति जी के द्वारा सत्यनाम संधू को राज्यसभा के लिए नामित किया गया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 80। और भारतीय मुक्केबाज, अभी किस भारतीय मुक्केबाज ने यूएसए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीता? मनदीप जांगड़ा। 2 वर्ष की कम आयु में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया अभी कार्टर डलास ने। अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस आपने मनाया अभी 31 जनवरी को। कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था मिस इंडिया 2023 किसे चुना गया? तो आंसर होगा नंदिनी गुप्ता, कोटा राजस्थान से है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।